पिछले कुछ दिनों में यूएस बैंकिंग क्राइसिस सुर्खियों में रही है। इंस्टाग्राम से लेकर चाय की नुक्कड़ पर बैठे लोग आपको ये बता देंगे सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स होने का कारण क्या है और उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन जिस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो ये है कि सिलिकॉन वैली बैंक के चक्कर में और कितने बैंकों की वाट लगने वाली है और कितने लोगों का कैरियर खराब होने वाला है। क्या इस बढ़ते ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस को इस हफ्ते तक रोका जा सकता है? इसका इंडिया के बैंकिंग सिस्टम और स्टार्टअप सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट होगा? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कि हमारे और आपके जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो कितना सेफ हैं एज कम्पेयर टू अमेरिकन बैंक। America's banking crisis is snowballing. 2 US banks have collapsed and now the crisis is hitting the rest of the world. Yes, $400 billion. This is the loss in financial stocks worldwide and the bleeding is still on amid a crisis of confidence. So how is India faring? How much are Indian companies exposed to this crisis? 2008 के बाद से सबसे बड़ा बैंक डूब चुका है। ये आप देख सकते हो, सिलिकॉन वैली बैंक। ये मैं आपको दिखाता हूँ हेडलाइन, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्सेस, बिगेस्ट बैंकिंग फेलियर सिंस 2008। Government regulator in charge, the FDIC, took control of Silicon Valley Bank's assets, and over the weekend took control of Signature Bank's assets. The surprise collapse on Friday, startup-focused lender SVB Financial Group became the greatest bank failure since the financial crisis of 2008. सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक का डूबना ये बताता है कि अमेरिका ने 2008 के ग्लोबल रिसेशन से कोई लेसन नहीं लिया है। उसका बैंकिंग सेक्टर अभी भी बहुत फ्रेजाइल है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब अमेरिका के एक और बड़े बैंक को भारी नुकसान की खबर है। अमेरिका के पैसिफिक वेस्टर्न बैंक के शेयर में गिरावट देखी। तो जहां एक तरफ अमेरिका में हुए बैंकिंग स्कैम पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और उनके फेड रिजर्व क्या कर रहे थे इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो सवाल ये भी होना चाहिए कि हमारे देश में हमारे बैंक क्या कर रहे हैं। देखिए, एक बैंक का लोन टू डिपॉजिट रेशियो 40 to 45% होता है, जो 80 to 90% होना चाहिए। अगर सरल भाषा में बोले तो लोन टू डिपॉजिट रेशियो का मतलब है कि अगर किसी बैंक के पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो वो उसमें से 90 to 80 करोड़ रुपीस लोन पर दे देगा, उससे इंटरेस्ट कमाएगा और प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन बचे हुए पैसे को वो इन्वेस्ट करेगा, बॉन्ड खरीदेगा और अपने पास कुछ कैश के फॉर्म में रखेगा। पर मानना पड़ेगा सिलिकॉन वैली बैंक के मैनेजमेंट का, जो कोरोना के टाइम पे अपने आधे से अधिक पैसे को बहुत ही कम इंटरेस्ट में लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन यह कांड इसलिए भी हुआ कि सिलिकॉन वैली बैंक के जो मेन कस्टमर्स हैं उनके पास ना पैसे की कमी है और ना ही उन्हें लोन चाहिए थे, लेकिन फिर भी उनके पैसे को बॉन्ड्स पे डाला गया। लेकिन गुब्बारा फूटना तब शुरू हुआ जब फेड रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो इन बॉन्ड्स की गिरती हुई कीमत को देखकर बैंक लॉस बुक करना शुरू कर दिया और अपने रिजर्व एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया ताकि कैसे भी करके बैंक को संभाला जाए। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। लोगों को यह लगने लगा कि सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसे नहीं है क्या, आखिर क्यों अपने ऐसे एसेट बेच रहा है, तो गड़बड़ है। फिर लोग अपना पैसा खींचना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा हुआ कि बैंक कोलैप्स हो गया। अगर इंडिया और यूएस की बैंकों की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले 600 बैंक ऑपरेट करते थे, जिसमें सबसे पहला बैंक 1770 में कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसे 1832 में बंद कर दिया गया। ओध कमर्शियल बैंक इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक है बैंकिंग हिस्ट्री का। 19th सेंचुरी में कई बैंक खुले जो आज भी मौजूद है, जैसे इलाहाबाद बैंक, पंजाब बैंक। इसके अलावा भी कई बैंक थे जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 1800 में एस्टेब्लिश किए गए थे। आज उन सारे बैंकों को जोड़कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है। वहीं अमेरिकन के 1791 में अमेरिकन कांग्रेस ने फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बैंक का फॉर्मेशन किया। इस बैंक को फेडरल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्टेक होल्डर ज्वाइंटली ओपन किए थे। ये एक नेशनल कमर्शियल बैंक था। 1811 में जब इसे रिटर्न ग्रांट किया गया, उस टाइम के स्टेट बैंक ने काफी अपोज किया था। इसके बाद 1870 में सेकेंड यूएस बैंक का निर्माण हुआ, जिसका मेन रीजन था द वार ऑफ 1812, जिसमें यूएस मिलिट्री को फाइनेंसेस संभालने पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके वजह से इस बैंक को काफ़ी प्रमोट किया गया। 1815 वार के एंड तक कमर्शियल बैंक्स काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। अगर बैंकों की टाइप्स की बात कर लें तो इंडिया में मेजरली 4 टाइप्स के ही बैंक होते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट के पास पब्लिक सेक्टर बैंक के सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं। अगर वहीं प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक को प्राइवेट के द्वारा ओन किया जाता है। तीसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं और लोकली बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। चौथा है फॉरेन बैंक्स। ये वो बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेज इंडिया में है लेकिन हेड क्वार्टर्स इंडिया से बाहर है।
अगर इंडिया में हम फेडरल रिजर्व की बात करें तो इंडिया में फेडरल रिजर्व के नाम पर सिर्फ आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अकेले बैंकिंग को रेगुलेट और प्रमोट करती है। वहीं एक तरफ यूएस में कुल देखें तो 12 फेडरल रिजर्व्स हैं। अगर अब ये देखा जाए कि कहाँ के डिपोजिटर्स का पैसा ज़्यादा सेफ है, यूएस या इंडिया। अगर इंडिया में देखा जाए तो DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एक्ट के तहत 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर किया जाता है। वहीं अमेरिका में FDIC फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन $2 लाख तक की इंश्योरेंस कवर करती है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया में अगर कोई बैंक कोलैप्स हो जाता है तो डिपॉजिटर्स को पैसा वापस मिलने में कितना वक्त लग जाएगा, इसका सही आंसर है 80 से 90 दिन। अगर हम येस बैंक का ही एग्जाम्पल ले लें तो जब तक RBI के द्वारा नया मैनेजमेंट टीम अपॉइंट नहीं किया गया तब तक डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं मिला। वहीं यूएस में फ्राइडे को बैंक कोलैप्स होता है और संडे को जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि डिपॉजिटर्स अपना पैसा मंडे से निकाल सकते हैं। All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. देखिए, दोनों ही देशों में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, लेकिन जब इंडिया की हम इंश्योरेंस कवर की कंपेयर करते हैं यूएस से तो बहुत कम है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो अभी दोनों देशों की सेंट्रल बैंक को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, खास करके आने वाले रिसेशन काल में। जहां इंडिया में बैंक्स के बर्बादी का कारण NPA और बैड लोन्स हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वहीं रिसेंट यूएस बैंक की बर्बादी के कारण कुछ गलत डिसीजंस हैं, जैसे कि हेवी क्रेडिट टेकिंग, सबसे बैड मनी मैनेजमेंट। लेकिन इंडिया में एक एडवांटेज ये है कि यहाँ के लोग उधारी पर विश्वास नहीं करते हैं। जहाँ अमेरिका जैसे देशों में 84% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, वहीं इंडिया में 5% भी नहीं है। इसलिए अमेरिकन बैंक इजीली डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। इंडियन बैंक्स बुरे से बुरे समय में भी सर्वाइव कर जाते हैं। हमारे जो बैंक्स हैं वो मेजरली रिलाई करते हैं छोटे डिपोजिटर्स पे। अगर वहीं बड़े बड़े बैंकों की बात करते हैं, वो मेजरली रिलाई करते हैं बिग स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल और बॉन्ड्स पे। और इंडिया के कंजर्वेटिव रूल के वजह से भी हमारे बैंक्स ज़्यादा सेफ हैं, यानी कि हमारे इंडिया में किसी को आसानी से लोन नहीं मिल पाता। यहाँ पर हम लोगों को भी अपनी पैसा सेफ रखने के लिए कुछ कदम उठानी चाहिए, हमेशा सरकार के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए। अगर इंडिया के बैंक्स 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर करते हैं तो ज़रूरत है आप अपने पैसे को मल्टीपल बैंक्स में रखें, यानी कि अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।